हेलो स्टूडेंट्स। डीआईपी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को जानकारी है कि हम अपने इस चैनल पर एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र की कक्षाएं चला रहे हैं और हमने यूनिट नंबर 3 से स्टार्ट किया था, जिसमें समाजशास्त्री सिद्धांत जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है वहाँ से हमने प्रारंभ किया था। हम कई सारे समाजशास्त्री सिद्धांत यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग कंप्लीट हो चुका है। संरचनात्मक सिद्धांत कंप्लीट है, प्रकार्यात्मक कंप्लीट है, अंतःक्रियावादी सिद्धांत कंप्लीट है। आप में से जो लोग पहली बार आए हैं वो यूट्यूब पर जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है एपी सोशलॉजी के नाम से, वहाँ ये सब कुछ पड़ा हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज से हमको स्टार्ट करना है संघर्ष सिद्धांत, और संघर्ष सिद्धांत में हमको पढ़ना है कार्ल मार्क्स। तो आज का ये जो लेक्चर है इसमें संघर्ष सिद्धांत के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, और उसी के साथ साथ फिर कार्ल मार्क्स ने संघर्ष सिद्धांत के बारे में क्या बोला है या मार्क्स ने संघर्ष के बारे में क्या बोला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात कर ली जाए कि संघर्ष का जो सिद्धांत है वो किस तरीके से धीरे धीरे सामने आया है। एक्चुअली संघर्ष सिद्धांत के रूप में बहुत बात की बात है, समाजशास्त्री सिद्धांत के रूप में संघर्ष बहुत सामान्य सा एक कंसेप्ट है, और एक विचार के रूप में ये बहुत पुराना एक विषय है जिसको शुरू से ही वैश्विक स्तर पर, चाहे वो ग्रीक लोग थे, ठीक, या फिर कहना चाहिए कि मार्क्स थे या भारतीय लेखक थे, इन लोगों ने अपने अपने लेवल पर संघर्ष का कहीं ना कहीं वर्णन किया ही है। तो ये जो परंपरा है ये काफ़ी बौद्धिक स्तर पर काफ़ी पुरानी परंपरा है संघर्ष की व्याख्या करने की। राज्य की जो उत्पत्ति है उसके जो सिद्धांत हैं उसमें संघर्ष का वर्णन किया गया है। एक्चुअली देखा जाए तो जो संघर्ष सिद्धांत है, संघर्ष सिद्धांत का जो जन्म हुआ है वो राजनीतिक विचारधारा के रूप में ही माना जाता है, और राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत जिसका वर्णन कई सारे बुद्धिजीवियों ने किया है, कई सारे विचारकों ने किया है, उन्होंने राज्य की उत्पत्ति का जो वर्णन किया है उसमें संघर्ष को एक कारण माना है। राज्य की उत्पत्ति के पहले स्तरीकरण व्यवस्था को नहीं माना जाता है, और राज्य की उत्पत्ति के बाद ही स्तरीकरण व्यवस्था मानी जाती है राज्य के अंतर्गत राजनीतिक रूप से। तो राज्य की उत्पत्ति से ही संघर्षवादी सिद्धांत की विचारधारा प्रारंभ होती है। जैसे कौटिल्य की बात करें, जो भारतीय विचारक कौटिल्य जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र, और इसमें उन्होंने राज्य संचालन में कानून और युद्ध के विज्ञान का व्यवस्थित वर्णन किया है, और इसी में वो जो राज्य है, और आपने पढ़ा होगा और कौटिल्य को आपने पढ़ा होगा, तो कौटिल्य अपने विचारों में हमेशा क्या करते हैं, युद्ध और संघर्ष की चर्चा करते हैं। इसके अलावा हेरोडेट्स, हेरोडेट्स क्या हैं, ग्रीक दार्शनिक थे, और इन्होंने संघर्ष को क्या माना है, एक प्राथमिक सामाजिक तथ्य माना है। देखिए कई बार इस तरीके के स्टेटमेंट पूछने में आ जाते हैं, हो सकता है आपसे पूछ ले कि किसने संघर्ष को प्राथमिक सामाजिक तथ्य माना है, तो ध्यान रखिएगा वो कौन है, हेरोडेट्स ने माना है। मैकियावेली, मैकियावेली बहुत जाने माने राजनीतिक विचारक थे, और मैकियावेली की जो पुस्तक थी द प्रिंस करके मैकियावेली ने पुस्तक लिखी है, और प्रिंस की तुलना अर्थशास्त्र से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। तो जो मैकियावेली थे, मैकियावेली ने संघर्ष को क्या माना है, राजनीतिक संस्थाओं के उद विकास का कारण माना है। तो अभी ये जो भी वर्णन चल रहा है ये सब राज्य के आधारित वर्णन चल रहा है। तो मैकियावेली राजनीतिक संस्थाओं, या बोला जाए राज्य और राज्य से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उनका जो विकास हुआ है उसमें क्या मान के चलते हैं कि संघर्ष एक बहुत प्रमुख कारण है। इसके बाद बात करें डेविड ह्यूम, डेविड ह्यूम राज्य की उत्पत्ति का संबंध किससे मानते हैं, संघर्ष के सिद्धांत से जोड़ते हैं। तो मैकियावेली हो गए, मैकियावेली के बाद डेविड ह्यूम हो गए। 17वीं शताब्दी तक संघर्ष राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़ा रहा, यानी हम प्रारंभ से लेकर के 17वीं शताब्दी तक की चर्चा करें तो संघर्ष का एकमात्र केंद्र बिंदु क्या था,
राज्य, राज्य की उत्पत्ति, राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, इस संबोध को आर्थिक क्षेत्र में उपयोग किया गया, यानी संघर्ष अब क्या होने लगा, अब आर्थिक क्षेत्र में भी धीरे धीरे आ गया। और आर्थिक क्षेत्र में जो प्रतियोगिता को भी किसमें माना गया कि प्रतियोगिता भी एक छोटा मोटा संघर्ष ही है। इसके बाद संघर्ष सिद्धांत कहाँ आता है, प्राणी शास्त्रीय, यानी कि जो जूलॉजिकल क्षेत्र है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें आता है, यानी प्राणी शास्त्रीय क्षेत्र में आता है। इसमें भी समाविष्ट हुआ कब, चार्ल्स डार्विन ने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जब चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने क्या किया, योग्यतम की उत्तरजीविता, आपको मालूम होगा कि योग्यतम की उत्तरजीविता एक संघर्ष सिद्धांत ही है कि जिसमें वो ये बोलते हैं कि वही अंत में कहना चाहिए चुना जाता है या वही जीवित होता है जो प्रकृति का साथ संघर्ष करता है और स्वयं को जीवित रखने का प्रयास करता है और बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। तो डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो थ्योरी दी थी वो एक्चुअली संघर्ष सिद्धांत का ही रूप है। 19वीं शताब्दी में क्या है, इसका व्यापक विश्लेषण किया गया और इस शताब्दी के आरंभ में क्या हो गया था, पूंजीवाद की नींव पड़ चुकी थी। उसके पहले औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे पूंजीवाद आने लगा। और पूंजीवाद के आने के साथ ही क्या होने लगा, मार्क्स और कई सारे जो विचारक थे, इन्होंने संघर्ष सिद्धांत उसका क्या किया, बहुत व्यापक रूप से उसका वर्णन किया। 1950 और 1960 के दशक में समाजशास्त्र में विशेषकर पार्सन्स ने सामाजिक यथार्थता में संघर्ष के अस्तित्व को अनदेखा कर दिया। देखिए ये जो समय था 50-60 का, ये प्रकार्यवाद का समय था। ये समय किसका था, प्रकार्यवाद का। और प्रकार्यवाद जिसमें पार्सन्स थे और जिन्होंने ये बोल दिया कि समाज में सब कुछ संतुलन के रूप में है, समाज में व्यवस्था बनी हुई है, समाज की जितनी संस्थाएं हैं वो क्या है, आपस में सहयोग कर रही हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बोला कि संघर्ष नहीं होता, लेकिन उन्होंने बोला कि संघर्ष थोड़ा बहुत होता है, टल जाता है, उसका निदान निकल आता है, स्थायी नहीं है वो कुछ। तो संघर्ष को तो उन्होंने क्या कर दिया, एकदम उपेक्षित। पार्सन्स का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहा और ये जब तक प्रकार्यवादी विचारधारा का प्रभाव रहा है उस समय तक क्या रहा, संघर्षवादी विचारधारा एकदम से पूरे विश्व के पटल से क्या हो गई थी, गायब हो गई थी। फिर क्या हुआ, पार्सन्स का प्रभाव कम हुआ तब ये जो समाजशास्त्री थे इन्होंने क्या किया, प्रकार्यवाद का जो विकल्प था कि प्रकारवादी विचारधारा में तो क्या किया गया था, समाज को व्यवस्थित ही मान लिया था पूर्ण रूप से। तो पार्सन्स जब गए, उनका प्रभाव कम हुआ, तो फिर जो समाजशास्त्री आए इन्होंने क्या किया, संघर्ष सिद्धांत की जो पुरानी परंपरा थी उसे क्या किया, फिर से प्रारंभ करना शुरू किया। यानी पहले संघर्ष सिद्धांत था लेकिन पार्सन्स के आने के बाद वो बिल्कुल निगलेक्ट हुआ और पार्सन्स जब गए तो उसके बाद संघर्ष सिद्धांत का फिर से जन्म हुआ या फिर से प्रारंभ हुआ। डेविड लॉकवुड आए सबसे पहले, डेविड लॉकवुड, और इन्होंने क्या किया, पार्सन्स के सिद्धांत का जो व्यवस्था संतुलन का सिद्धांत था पार्सन्स का, वो पूरी तरीके से उसका विरोध कर दिया। व्यवस्था संतुलन से मतलब पार्सन्स का ये कहना था कि जो समाज में संस्थाएं होती हैं वो आपस में संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करती रहती हैं। लॉकवुड क्या कहते हैं, इनका क्या कहना है, समाज में व्यक्ति और समूहों के भिन्न भिन्न हित हैं, स्वार्थ हैं और उपलब्ध संसाधन बहुत थोड़े हैं। मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग हैं उनके स्वार्थ सबके कैसे हैं, 100 लोग हैं यदि, तो 100 लोगों की 100 तरीके की डिमांड है, 100 तरीके का हित है, लेकिन संसाधन कम है। यानी 100 लोगों की एक साथ डिमांड पूरी नहीं की जा सकती है, हो सकता है केवल 40 लोगों की ही डिमांड की जा सकती है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप एपी का पेपर दे रहे हैं तो यदि 100 लोग पेपर दे रहे हैं तो पता चल रहा है पोस्ट केवल 30 ही हैं।
तो संसाधन बहुत थोड़े हैं, इसलिए क्या है, समाज में संघर्ष क्या हो जाता है, अपरिहार्य हो जाता है। इसलिए प्रतियोगिता को भी क्या माना गया, संघर्ष का ही एक रूप मान लिया गया था। लॉकवुड की तरह 5वें दशक के अंत में राल्फ डारेंडॉर्फ, इन्होंने भी क्या किया, प्रकारवाद का विरोध किया और संघर्षवादी विचारधारा को समर्थन दिया। तो इन सब के नाम आपको याद रखना है, डेविड लॉकवुड है, फिर राल्फ डारेंडॉर्फ है, ऐसे ही लेविस कोजर को आप पढ़ेंगे, जॉर्ज सिमेल हैं, ये सभी लोग क्या हैं, ये सब संघर्षवादी विचारक माने जाते हैं। संघर्ष का अभिमुखन 3 केंद्रीय मान्यताओं को लेकर चलता है, यानी संघर्ष किस तरीके से आएगा या संघर्ष क्यों है समाज में, उसके पीछे 3 आधारभूत विचार है। सबसे पहली बात, व्यक्तिगत हित और स्वार्थ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, 100 लोगों के अलग अलग स्वार्थ हो सकते हैं या 100 लोगों के एक जैसे स्वार्थ हो सकते हैं, तो सभी के अपने अपने हित हैं, ठीक। दूसरा, शक्ति का बंटवारा। देखिए, शक्ति समाज में चूंकि बहुत सारे लोग हैं और शक्ति तो एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है, सभी उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे पूरा विश्व है, आप आज के समय में देख रहे होंगे, अमेरिका है, चाइना है, रशिया है, भारत, ये सब क्या है, ये सब शक्ति को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। तो शक्ति को एकत्रित करने के लिए क्या होता है, शक्ति के बंटवारे के लिए सब ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएं, तो हमारी ही चलने लगे। तो शक्ति का बंटवारा, उसके कारण से संघर्ष। इसके अलावा मूल्य और विचारधारा, यानी ये जितने समूह होते हैं या जितने व्यक्ति होते हैं, सबके अपने अपने सामाजिक मूल्य होते हैं, विचारधाराएं होती हैं और उसके साथ संघर्ष जुड़ा रहता है। जैसे जो पश्चिमी देश हैं, उनके साथ क्या है, पूंजीवादी विचारधारा है, जैसे अमेरिका है, यूरोप, ये सब पूंजीवादी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं और उसको लेकर के संघर्षरत हैं। वो पूंजीवाद का प्रभाव जमाना चाहते हैं। वहीं यदि हम चाइना की बात करें तो चाइना साम्यवादी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है और वो इसका प्रभाव जमाने के लिए संघर्षरत है। तो 3 चीजें संघर्ष सिद्धांत के साथ जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिगत हित और स्वार्थ, शक्ति का बंटवारा, मूल्य और विचारधारा। संघर्ष को आनुभाविक धरातल, आनुभाविक धरातल से मतलब क्या है, एक रिसर्च करना, प्रॉपर तरीके से क्या करना, रिसर्च करना, आनुभाविक अध्ययन करना। तो आनुभाविक धरातल पर देने का श्रेय किसको जाता है? डेविड ह्यूम। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि संघर्ष को सबसे पहले आनुभाविक यथार्थ पर या आनुभाविक रिसर्च किसने किया है, तो वो कौन है? डेविड ह्यूम है और साथ ही साथ एडम फर्ग्यूसन। ये जो 2 लोग हैं, इन्होंने आनुभाविक तरीके से यानी फील्ड रिसर्च मेथड से क्या किया है, संघर्ष सिद्धांत का अध्ययन किया है। नाम याद रखना है आपको, डेविड ह्यूम और एडम फर्ग्यूसन। आर्थिक व्यवहार में थॉमस माल्थस, माल्थस काफी जाने माने विचारक हैं और इन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। आप जानते होंगे कि इन्होंने ये बोला था कि जो जनसंख्या है ये गुणोत्तर अनुपात में बढ़ती है, यानी कि 2, 4, 8, 16 इस तरीके से। जबकि जो संसाधन होते हैं वो कैसे बनते हैं, वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में आगे बढ़ते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आगे जाकर के जनसंख्या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, संसाधन कम हो जाते हैं और उसके बाद फिर प्रकृति उस जनसंख्या को नष्ट करती है। तो थॉमस माल्थस ने एक जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। उन्होंने ये स्थापित किया था कि जीवित रहने के लिए आदमी कभी भी प्रतियोगिता से मुंह नहीं मोड़ सकता। आप इसे डार्विन की सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोल सकते हैं। यहाँ जो प्रतियोगिता शब्द आ रहा है, एक्चुअली इसमें छुपा हुआ संघर्ष है। आप सभी लोग भी प्रतियोगिता कर रहे हैं और वो आपको जीवित रहने के लिए ही बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट, इरविंग चैटलिन, इन्होंने क्या है, सामाजिक संघर्ष की व्याख्या करते हुए कहा कि सामान्यतः संघर्ष
अंतर्वैयक्तिक असहमति और झगड़ों के कारण होता है। ठीक, बहुत सामान्य सा स्टेटमेंट है ये कि अंतर्वैयक्तिक द्वंद्व है यदि कुछ, इसके अलावा असहमति है और साथ ही साथ क्या है, आपसी झगड़े हैं, तो इनसे क्या है, संघर्ष हमेशा चलता रहेगा। ठीक, क्या नाम बताया आपको? इरविंग जैटलिन। तो ये एक थोड़ा इंट्रोडक्शन था संघर्षवादी विचारधारा का कि किस तरीके से सामने आती है। अब हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स की, कि मार्क्स का जो संघर्ष का सिद्धांत था वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है। मार्क्स का संघर्ष का सिद्धांत, मार्क्स का जो संघर्ष का सिद्धांत है इसको वर्ग संघर्ष के साथ जोड़ते हैं। ठीक, मार्क्स का सिद्धांत सीधे सीधे वर्ग संघर्ष, आपसे यदि पूछा जाए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है, आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स। अब बात आती है वर्ग की, तो वर्ग का निर्माण कैसे होता है? तो मार्क्स बोलते हैं कि वर्ग निर्माण का आधार क्या है? निजी संपत्ति है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपसे पूछ सकते हैं ये सब सारी चीजें कि मार्क्स ने वर्ग निर्माण का आधार क्या माना है। तो मार्क्स बोलते हैं निजी संपत्ति, यानी जब तक निजी संपत्ति नहीं थी समाज में तब तक वर्ग का निर्माण नहीं हुआ था। जैसे ही निजी संपत्ति का जन्म हुआ और वर्ग का जन्म हो गया। मार्क्स के अनुसार समाज में केवल दो ही प्रकार के वर्ग मिलते हैं। तो देखिए ये केवल दो ही वर्ग मान के चल रहे हैं मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स का एक एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? दो वर्ग में, नंबर एक हैव्स, नंबर दो हैव नॉट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे केवल ये पूछ सकते हैं कि हैव्स एंड हैव नॉट्स का कंसेप्ट किसने दिया है, तो ध्यान रखिएगा मार्क्स ने दिया है। हैव्स मतलब उनका ये कहना है जिनके पास सब कुछ है, और इसको मार्क्स ने कई सारे नामों से संबोधित किया है, जैसे पूंजीपति, भूस्वामी, या इसको क्या बोलते हैं, स्वामी बोल देते हैं। मार्क्स इसको बुर्जुआ के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सा वर्ग है? जिसके पास सब कुछ है। सब कुछ से मार्क्स का मतलब यह है कि जो उत्पादन के जो साधन है, उत्पादन के साधनों का स्वामी है, जैसे कि भूमि का स्वामी है या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं उनका स्वामी है, वो हैव्स। दूसरा मार्क्स बोलते हैं हैव नॉट्स, यानी इनके पास कुछ भी नहीं है, यानी वो एक श्रमिक है, या मार्क्स बोल देते हैं कि आप इसको दास भी बोल सकते हैं, या भूदास बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। ये अपना श्रम बेचता है और श्रम बेच करके क्या करता है, पैसे का उपार्जन करता है। तो ध्यान रखिएगा मार्क्स ने केवल दो ही प्रकार के वर्ग बताए हैं, एक हैव्स और दूसरा क्या है, हैव नॉट्स। इतिहास के विभिन्न युगों में मार्क्स ने निम्नलिखित वर्ग बताए हैं। देखिए मार्क्स ने 5 युग बताए हैं। सबसे पहले तो आपको यही याद रख लेना है, ये ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत मार्क्स का सिद्धांत है। आपसे पूछ सकते हैं सबसे पहला युग कौन सा है? आदिम साम्यवादी युग है, या आदिम साम्यवादी व्यवस्था है। और आदिम साम्यवाद ये वो वाला युग था जब मनुष्य जंगल में घूमा करता था, और उस समय मार्क्स बोलते हैं कि ये समाज, ये जो समय था, ये समय कैसा था? ये वर्ग विहीन था। कैसा था? वर्ग विहीन, यानी इस समय कोई वर्ग अस्तित्व में नहीं था। वर्ग अस्तित्व में कौन नहीं था? क्योंकि निजी संपत्ति नहीं थी, क्योंकि लोग जंगल में घूमते थे, कोई भी व्यक्ति किसी का भी शिकार कर सकता था, कहीं भी रह सकता था। ठीक, पूरी विचरण की अवस्था थी। दूसरा दास अवस्था। तो मार्क्स बोलते हैं कि ये जो दास अवस्था है, दास अवस्था में क्या हुआ, कुछ लोगों ने वो जो जंगल था उसमें संसाधन पर अधिकार कर लिया, तो वो किसमें कन्वर्ट हो गए? स्वामी कहलाए, और बाकी लोगों के साथ संघर्ष करके उन्होंने अपना गुलाम बना लिया, तो वो दास कहलाए। यहाँ से वर्ग प्रारंभ होता है। तो पहली वर्ग की व्यवस्था दास अवस्था थी, जिसमें स्वामी यानी कि हैव्स, दास हैव नॉट्स, और दास अपने स्वामी का आर्थिक और शारीरिक रूप से भी गुलाम हुआ करता था। यानी यदि ये काम नहीं करेगा तो स्वामी उसे मार पीट सकता है और उसे
जान से भी मार सकता था। साम्यवादी और सामंतवादी अवस्था, और मार्क्स इसमें बोलते हैं कि इसमें दो वर्ग थे, एक सामंत और दूसरा क्या था, भूदास। एक्चुअली दासों ने संघर्ष प्रारंभ किया गुलामी से मुक्त होने के लिए। तो ये शारीरिक रूप से तो गुलाम जो थे, मार पिटाई करते थे जो इनके मालिक, तो वो सब सारी चीजों से मुक्त हो गए क्योंकि उन्हें संघर्ष किया। लेकिन आर्थिक रूप से गुलाम हो गए, शारीरिक रूप से मुक्त हो गए लेकिन आर्थिक रूप से गुलाम हो गए। तो जमीन पर खेती करके इनका जीवन चलने लगा। ये क्या कहलाए, भूदास। भूदास से मतलब भूमि, और सामंत से मतलब क्या है, सामंत जो उस भूमि का स्वामी है। तो सामंतवादी अवस्था में दो वर्ग हैं, सामंत और भूदास। अब उसके बाद मार्क्स बोलते हैं उत्पादन की शक्तियों में फिर से परिवर्तन आता है और अब अवस्था पूंजीवादी अवस्था है। और इस पूंजीवादी अवस्था में मार्क्स का कहना है कि यहाँ पर दो वर्ग हैं, एक है बुर्जुआ जिसको मार्क्स बोलते हैं पूंजीपति, और दूसरा क्या है, सर्वहारा यानी कि जो श्रमिक है। पूंजीपति यानी उत्पादन के साधनों का स्वामी, और चूंकि उस समय औद्योगिक क्रांति हुई थी, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, फैक्ट्री के मालिक, जहाँ पर उत्पादन व्यवस्था चल रही है, वो सब कौन है, वो सब बुर्जुआ लोग हैं, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, भूमि के मालिक हैं। बुर्जुआ यानी पूंजीपति, पूंजी का मालिक है, और उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति सर्वहारा यानी कि श्रमिक। और मार्क्स बोलते हैं कि यहाँ पर भी क्या होगा, ये जो श्रमिक है यानी कि सर्वहारा है, ये सर्वहारा वर्ग एक दिन एकत्रित होगा और एकत्रित होकर के क्रांति करेगा और इस बुर्जुआ वर्ग को समाप्त कर देगा। और जो अवस्था आएगी, समाजवादी अवस्था आ जाएगी। और मार्क्स बोलते हैं ये कैसी अवस्था होगी, फिर से वर्ग विहीन अवस्था होगी, और ये इतिहास का सबसे अंतिम युग रहेगा। कौन सा, समाजवादी अवस्था। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि मार्क्स ने इतिहास का सबसे अंतिम युग कौन सा बताया है, तो कौन सा है, समाजवादी अवस्था। ये आपसे पूछ सकते हैं। तो मार्क्स केवल दो ही प्रकार के वर्ग मानते हैं, ये मैंने आपको, ये जितने भी थे दास, सामंत, पूंजीवाद, इसमें दो ही प्रकार के वर्ग मार्क्स बोलते हैं, हैव्स एंड हैव नॉट्स। वर्ग संघर्ष का आधार मार्क्स केवल क्या मानते हैं, आर्थिक आधार मानते हैं। यानी संघर्षवादी व्यवस्था मार्क्स की कैसी है, केवल और केवल आर्थिक आधारों पर टिकी हुई है। और उसमें मार्क्स बताते हैं कि जो अधिसंरचना है समाज की, अधि से मतलब समाज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या है, अधिसंरचना, और ये आर्थिक संरचना मान के चलते हैं कि समाज का जो आधारभूत व्यवस्था है वो आर्थिक संरचना है, उसके ऊपर अधोसंरचना है, यानी आर्थिक के अलावा बाकी की जो संरचना है वो अधोसंरचना में आ जाती है। जैसे यदि हम अधिसंरचना इसको मान के चलें, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, और मार्क्स इसको बोलते हैं ये आर्थिक संरचना है। अब इसी के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर है, यानी मार्क्स का बोलना है कि राजनीतिक संरचना भी इसी पर टिकी हुई है, परिवार भी इसी पर टिका हुआ है, इसके अलावा धर्म भी इसी पर टिका हुआ है, इसके अलावा आपका जो सांस्कृतिक व्यवस्था है वो भी इसी पर टिकी हुई है, कानून भी इसी पर टिका हुआ है, शिक्षा व्यवस्था, यानी समाज में बाकी की जो संरचनाएं हैं वो सब आर्थिक संरचना पर टिकी हुई हैं। और मार्क्स से बोलते हैं आर्थिक संरचना यानी अधिसंरचना, इसमें जैसे ही परिवर्तन आएगा क्या होगा, ये सब अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। तो मार्क्स ने क्या किया है, केवल आर्थिक कारण बताया अपने संघर्ष के सिद्धांत का। आपसे पूछ सकते हैं कि मार्क्स संघर्ष का आधार क्या बताते हैं, तो आर्थिक आधार बताते हैं, इसलिए मार्क्स को क्या बोला जाता है, आर्थिक निर्धारणवादी। मार्क्स को क्या बोलते हैं, आर्थिक निर्धारणवादी। आपसे पूछ सकते हैं कि आर्थिक निर्धारणवादी किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है। वर्ग संघर्ष का स्रोत क्या है, वर्ग हितों का
प्रतिरोध। देखिए मार्क्स ने समाज में दो वर्ग बताए हैं, एक स्वामी, दूसरा वंचित या हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो इनके वर्ग हित, इनका आपस में हमेशा ही प्रतिरोध रहता है। यदि हम बात करें कि स्वामी वर्ग और दूसरा वर्ग क्या बताया मार्क्स ने, वंचित, यानी जिसके पास कुछ नहीं है। सपोज एक कारखाने में जो पूंजीपति है और श्रमिक है, उनके हित हमेशा कैसे रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, और उनके हितों में टकराव हमेशा होता रहेगा। उनके हितों में टकराव होगा तो संघर्ष होगा। जैसे पूंजीपति का हित इसमें है कि मजदूरों की सैलरी ना बढ़े, लेकिन मजदूरों का हित इसमें है कि सैलरी बढ़ाई जाए, संघर्ष हो जाएगा। या पूंजीपति का हित इसमें है कि काम के घंटे बढ़ा दें लेकिन सैलरी नहीं बढ़ाएं, और मजदूर का हित किसमें है कि काम के घंटे बढ़ेंगे तो सैलरी भी बढ़ेगी। इसमें बंटवारा, संघर्ष हो सकता है। तो हित आपस में कैसे होते हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, उनमें प्रतिरोध होने लगता है और इसलिए संघर्ष जन्म ले लेता है। मार्क्स बोलते हैं पूंजीपति एवं श्रमिक के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या है, पूंजी का अधिकार, यानी वो जो निजी संपत्ति है, निजी पूंजी है, उसके ऊपर अधिकार करना है, तो उसके ऊपर अधिकार आखिर किसका रहेगा, और इसी को लेकर के ही संघर्ष होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आपसे एमसीक्यू में पूछने में आता है, तो ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि पूंजीपति, मार्क्स ने पूंजीपति और श्रमिक के मध्य संघर्ष का कारण क्या माना है, तो ध्यान रखिएगा वो क्या है, पूंजी का अधिकार है कि किसके ऊपर पूंजी का, किसका उस पूंजी पर अधिकार रहेगा। अतिरिक्त मूल्य की चर्चा करते हैं मार्क्स। मार्क्स क्या बोलते हैं कि जो संघर्ष है, संघर्ष के पीछे अतिरिक्त मूल्य बहुत उत्तरदायी है। अतिरिक्त मूल्य का अर्थ यह है कि पूंजीपति क्या करता है, मजदूरों से श्रम करा करके जितने मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन करता है, हो सकता है वो करोड़ों रुपए के मूल्य की वस्तु का उत्पादन कर दे, लेकिन सैलरी जो मजदूरों को देगा वो क्या देगा, वो बहुत कम दे रहा है, तो उसका अतिरिक्त मूल्य जनरेट हो रहा है पूंजीपति का। हो सकता है वो मजदूरों से एक्स्ट्रा काम करवा दे कि आज तुम 8 घंटे काम करते हो रोज, तो अब इस महीने 9 घंटे काम करोगे, लेकिन उसकी सैलरी उसे नहीं दे रहा है, तो पूंजीपति का मुनाफा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। मार्क्स इसे अतिरिक्त मूल्य के नाम से जानते हैं कि पूंजीपति क्या रहेगा, उसका मुनाफा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया, और श्रमिक देखता रहता है कि ये तो बढ़कर कितना हो गया, लेकिन मैं आज भी कहाँ पर हूँ, मेरी सैलरी पहले भी 25,000 थी और आज भी कैसी है, 25,000 है। तो ये अतिरिक्त मूल्य होता है, और इसी अतिरिक्त मूल्य से पूंजीपति धीरे धीरे अपना मुनाफा बढ़ाता रहता है। अतिरिक्त मूल्य जब श्रमिक ही देखता है कि मेरे काम करने से इसका मुनाफा तो बढ़ रहा है, लेकिन मैं आज वही हूँ आज से 15 साल पहले जहाँ था, तो मार्क्स बोलते हैं कि उसमें अलगाव की भावना आने लगती है। अलगाव क्या है, तो मार्क्स बोलते हैं कि अलगाव वह अवस्था है जिसमें कामगार उसके स्वयं के श्रम से उपार्जित वस्तुओं से अपने आप को अलग रखता है। यानी मजदूर जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा है, हो सकता है कि वो किसी शर्ट की फैक्ट्री में काम कर रहा है, शर्ट बना रहा है, तो शर्ट बना तो रहा है लेकिन मशीन की तरह बना रहा है और उसको उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। यानी जो वो काम कर रहा है उससे वो अलगाव हो चुका है, विरक्ति उसे हो चुकी है, काम करने में उसका मन नहीं लग रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि इसी काम से पूंजीपति ने बहुत प्रॉफिट कमा लिया है, लेकिन मैं वहीं का वहीं हूँ। भाई अपने आप को क्या समझने लगता है, गुलाम समझता है, शक्तिहीन मानता है, उसे मालूम है कि वो कुछ भी करेगा कुछ नहीं होने वाला है, और स्वयं से बेखबर होकर उत्पादन प्रक्रिया में लगा रहता है। यानी वो सुबह उठता है, काम पर चला जाता है, शाम को वापस आ जाता है, और वो जीवन में मशीन की तरह केवल काम ही करता रहता है, कोई इंटरेस्ट उसे अपने काम में नहीं है। और इसलिए मार्क्स क्या बोलते हैं, ये अवस्था कैसी आ जाती है, अलगाव की, और ये अलगाव धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और मार्क्स बोलते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि ये जो अलगाव है ये सारे श्रमिकों में आ जाता है, और जब ये अवस्था आ जाती है तो सारे श्रमिक एकत्रित हो जाते हैं और पूंजीपति के विरुद्ध क्रांति कर देते हैं।
और मार्क्स इसे वर्ग संघर्ष के नाम से जानते हैं। और जब ये क्रांति होती है तब क्या होगा, उस अलगाव से छुटकारा मिलेगा और समाजवाद की स्थापना होगी, जिसमें सभी लोग अपने अपने मन के अनुसार क्या करेंगे, काम करेंगे और अलगाव से छुटकारा मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के मार्क्स का जो सिद्धांत है, संघर्ष का सिद्धांत, वो आर्थिक आधार पर ही चलता है, वर्ग संघर्ष की व्याख्या करता है, अतिरिक्त मूल्य को भी जोड़ता है, अलगाव को भी उसमें जोड़ देता है, वर्ग उसमें बता देता है और अंतिम रूप में समाजवाद की स्थापना ये कर देता है। ठीक, तो ये मार्क्स का सिद्धांत था, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे, मार्क्स से संबंधित प्रश्न आते हैं, यदि आपसे गलत होते हैं तो बहुत लॉस में रहेंगे आप। नेक्स्ट वीडियो संघर्षवादी सिद्धांत में संघर्षवादी विचारक काफी महत्वपूर्ण ये मार्क्स की आलोचना भी करते हैं, और वो विचारक कौन है, राल्फ डायरेनडॉर्फ। तो हम जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। ऑल द बेस्ट।